तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग समसामयिक घटना चक्र की बुक जीएस पॉइंटर जो कि 2022 की है, तो इस बुक से हम लोग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बुक में लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस दिए गए हैं और अब आपके एग्जाम्स में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बुक के पूरे क्वेश्चंस जरूर देख लें और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आगे आने वाले इस बुक के वीडियोस को भी पूरा देख लीजिएगा। आपकी पूरी बुक इस तरह कंप्लीट हो जाएगी। इसके पहले की वीडियो में मैंने दोस्तों इस बुक से भारत एवं विश्व के भूगोल के क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। यकीन करिए दोस्तों, वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। और हाँ, वीडियो अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और शुरू करते हैं रसायन विज्ञान की यह वीडियो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं परमाणु संरचना से। परमाणु संरचना से चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, याद रखिएगा। परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, याद रखिएगा। आणविक संरचना के बारे में सही कथन है, तो आणविक संरचना के बारे में सही कथन यह है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। आणविक संरचना के बारे में सही कथन यह है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। एक परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा कहलाता है तो नाभिक कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में से वह जो अणु एटम का भाग नहीं है, तो फोटॉन अणु एटम का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में वह जो अणु एटम का भाग नहीं है, तो फोटॉन एटम का भाग नहीं है, याद रखिएगा। फोटॉन एटम का भाग नहीं है। खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृत तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है, तो प्राकृत तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है, याद रखिएगा। प्राकृत तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। परमाणवीय नाभिकीय खोजा था तो रदरफोर्ड ने खोजा था। परमाणवीय नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा था, याद रखिएगा। एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी तो चैडविक ने की थी। एटम में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से वह एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो ड्यूट्रॉन एक अणु परमाणु कण नहीं है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो में से एक कण प्रतिकण युग्म है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक कण प्रतिकण युग्म है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाइस मेसॉन तथा क्वार्क में से मूलभूत कण है, तो क्वार्क एक मूलभूत कण है, याद रखिएगा। चलिए सही सुमेलन है दोस्तों। विशिष्टता दी हुई है, फिर उसके कण दिए हुए हैं। शून्य द्रव्यमान, जीरो मास, जीरो मास के कण है दोस्तों न्यूट्रिनो। आंशिक आवेश, फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल चार्ज के कण है दोस्तों क्वार्क। आंशिक प्रचरण, फ्रैक्शनल स्पिन, इसके कण है दोस्तों पॉजिट्रॉन। आंशिक प्रचरण, फ्रैक्शनल स्पिन के कण है दोस्तों पॉजिट्रॉन। पूर्णांक प्रचक्रण, इंटीग्रल स्पिन, इसके कण है दोस्तों फोनॉन, याद रखिएगा। पूर्णांक प्रचक्रण, इंटीग्रल स्पिन के कण हैं फोनॉन। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के नाभिक होते हैं तो दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश है, तो बीटा कण ऋणात्मक आवेश है, याद रखिएगा। बीटा कण ऋणात्मक आवेश है। अल्फा कण इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन में से आवेश रहित कण है, तो न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है, याद रखिएगा। अल्फा कण इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन में से आवेश रहित कण न्यूट्रॉन है, याद रखिएगा। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है तो ऑफ बाउ सिद्धांत द्वारा होता है, याद रखिएगा। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है तो ऑफ बाउ सिद्धांत के द्वारा होता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है तो अभिविन्यास से है, याद रखिएगा। अभिविन्यास से है। जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है तो 4 होती है। जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होती है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी तो 38 होगी, याद रखिएगा। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है तो 148 होती है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 148 होती है।
परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है कहलाते हैं तो समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। याद रखिएगा, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं तो समस्थानिक, आइसोटोप्स कहलाते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भिन्न अलग होता है और परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। समन्यूट्रॉनिक समूह है तो समन्यूट्रॉनिक समूह है दोस्तों कार्बन 6 और 14 और नाइट्रोजन 7 और 15 और ऑक्सीजन 8 और 16 हैं। ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वे समन्यूट्रॉनिक समूह कहलाते हैं। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है तो गाइगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी गाइगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था तो बैकुरेल ने किया था। याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बैकुरेल ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन एवं विलयन आदि से चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन और विलयन आदि से चलिए बनने वाले सारे क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तो पानी में चीनी का घुलना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना। संक्षारण के उदाहरण हैं तो सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना और लोहे पर भूरे रंग की परत बनना संक्षारण के उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो दुग्ध आस्कंदन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दुग्ध आस्कंदन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन और बर्फ का गलन उदाहरण है तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन और बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कथन दिया हुआ है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है और इसका कारण यह दिया है कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा के रूप में होती है जल उपघटन में ऊर्जा उत्पन्न। पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पॉस्चराइजेशन एक वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पॉस्चरीकरण संबंधित है तो दुग्ध के निर्जमीकरण से संबंधित है पॉस्चरीकरण। याद रखिएगा, दुग्ध के निर्जमीकरण से संबंधित है पॉस्चरीकरण। सही सुम्मिलित है तो अलवणीकरण है दोस्तों समुद्री जल है। प्रतिलोम परासरण है तो पेयजल प्रतिलोम परासरण है। और विकृतीकरण दोस्तों प्रोटीन है। विकृतीकरण प्रोटीन है। पॉस्चरीकरण है दोस्तों, पॉस्चरीकरण नहीं है तो चाय पॉस्चरीकरण नहीं है। याद रखिएगा, पॉस्चरीकरण चाय नहीं है। सही कथन नहीं है तो सही कथन नहीं है कि किसी जल में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। किसी जल के विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, सही कथन नहीं है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। याद रखिएगा, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दोस्तों यह दिया है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है और कारण इसका यह है कि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो दोस्तों कथन सही है परंतु कारण इस क्वेश्चन का गलत है। वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है तो गैस में द्रव होता है। वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है तो गैस में द्रव होता है। 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार करने पर द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता और आयतन में से वह भौतिक राशि जो बदलती नहीं है तो आयतन नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों, परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। और दूसरा यह दिया है कि प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से सही है तो ना ही एक सही है और ना ही दूसरा सही है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहलाती है तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं।
कपूर, नैफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब ठोस पदार्थ का बिना तरलावस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, तो इस परिघटना को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है तो ऊर्ध्वपातन से अलग किया जा सकता है। सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है रेत और नैफ्थलीन को मिश्रण को। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उपचयनांक दिया हुआ है दोस्तों, फिर उसके तत्व दिए हुए हैं। 2 उपचयनांक CaO में Ca उपचयनांक है, 3 उपचयनांक में NaAlH4 में Al उपचयनांक है, 4 उपचयनांक में MnO2 में Mn उपचयनांक है, 6 उपचयनांक में दोस्तों H2SO4 में S उपचयनांक है। अकार्बनिक रसायन, चलिए अकार्बनिक रसायन से क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ने 1869 ईस्वी में प्रकाशित आवर्त सारणी के 150 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया है। यूनेस्को ने 1869 ईस्वी में प्रकाशित आवर्त सारणी के 150 वर्ष पूरे होने पर 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथन दिया हुआ है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, और इसका कारण यह दिया है कि किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों कथन गलत है इस क्वेश्चन का, परंतु कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। दूसरा है तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तीसरा पॉइंट है किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मक कम होती है। तो रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के बारे में उपयुक्त कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो केवल दूसरा कथन सही है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है तो बेसिक और एसिडिक अर्थात उभयधर्मी है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व है तो सिलिकॉन है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है तो हाइड्रोजन है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर वर्ष 2014 से वर्ष 2014 तक 118 तत्वों की पहचान की गई है। पृथ्वी पर 2014 तक 118 तत्वों की पहचान की जा चुकी है। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व है तो हीरा मूल तत्व है, याद रखिएगा। हीरे की खनिजीय बनावट है तो कार्बन है। हीरे की खनिजीय बनावट कार्बन है। धातु, अधातु, गैस और उपधातु में से एक जो तत्व नहीं है तो गैस तत्व नहीं है, अधिकतर गैस यौगिक होते हैं। धातुएं, खनिज, अयस्क और इनके गुणधर्म और उपयोग से चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। 2, 8, 2, 8, 7, 2, 8 और 8 और 2, 8, 8, 2 में से वह इलेक्ट्रॉनिक समरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है। 2, 8, 8 और 2 धातु तत्वों के लिए होती है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम और एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु का युग्म है तो लिथियम और ऑस्मियम है। लिथियम और ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सर्वाधिक कठोर तत्व है तो हीरा सर्वाधिक कठोर तत्व है। लोहा, सोना, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में से कठोरतम धातु है तो टंगस्टन सबसे कठोरतम धातु है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है तो नाइक्रोम बहुत कठोर और बहुत तन्य है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है तो यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम तथा चांदी में से सबसे भारी धातु है तो यूरेनियम सबसे भारी धातु है। सोना, चांदी, पारा और प्लेटिनम में सबसे भारी सर्वाधिक घनत्व वाली धातु है तो प्लेटिनम सबसे सर्वाधिक घनत्व वाली धातु है। खनिज, मिनरल है तो मिनरल अकार्बनिक ठोस है, याद रखिएगा। मोती की रासायनिक संरचना है तो कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती की रासायनिक संरचना, मोती के मुख्य अवयव हैं तो एरागोनाइट और
कांची योनि है, याद रखिएगा। एरागोनाइट और कांची योलिन मोती के मुख्य अवयव हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है तो Al2O3 है नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र। सोडियम, कॉपर, मरकरी और सिल्वर में वह तत्व जिसे मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथन दिया हुआ है कि सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है और कारण इसका यह दिया है कि धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। तो दोस्तों कथन सही है परंतु इस क्वेश्चन का कारण गलत है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में उपयोग करते हैं तो सोडियम का उपयोग करते हैं। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है तो पारा, वाष्प और आर्गन है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु पारा, वाष्प और आर्गन है। एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तो सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सोने को घोला जा सकता है तो अम्लराज में घोला जा सकता है। शुद्ध सोना होता है तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। अति मुलायम खनिज टाल्क, सोप स्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं। अति मुलायम खनिज या टाल्क, सोप स्टोन मैग्नीशियम सिलिकेट को कहते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम कार्बोनेट है चूना पत्थर का रासायनिक नाम। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम तथा टैल्क में से वह जिसमें कैल्शियम विद्यमान है तो जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है तो कैल्शियम सल्फेट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4.12H2O। CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है तो जिप्सम का बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोनाजाइट अयस्क है तो थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। माइका है तो ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है माइका। लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा वैद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है तो वैद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा। पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रव्यों में से वह जो ऊष्मा का अच्छा चालक है तो पारा ऊष्मा का अच्छा चालक है। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक चालक है तो पारा ऊष्मा का सर्वाधिक चालक है। तांबा, सीसा, पारा और जस्ता में से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है तो पारा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। सीसा, लेड, पारा, निकेल तथा टिन धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव है तो पारा सामान्य ताप पर द्रव है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति से होती है। आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में से वह जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते हैं तो लेड जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते हैं। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। तब कोई प्रक्रिया नहीं होती जब भाप तांबे के ऊपर से गुजरती है। लोहा प्राप्त किया जाता है तो हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट एवं मैग्नेटाइट और लौह अयस्कों में से बैलाडीला छत्तीसगढ़ में खनन होता है तो हेमेटाइट का खनन होता है बैलाडीला छत्तीसगढ़ में। चलिए धातु है दोस्तों, फिर उसके गुणधर्म हैं। धातु है सोडियम और इसका गुणधर्म है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा है दोस्तों और इसका गुणधर्म है पारे का कमरे के ताप पर द्रव में रहता है। चांदी का दोस्तों गुणधर्म है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। और सीसा, लेड का गुणधर्म है यह ऊष्मा का कुचालक होता है। सुम्मिलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 के सुम्मिलित है करना है दोस्तों। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है तो चांदी है। ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम संचालक। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है तो एल्युमिनियम है, याद रखिएगा। एल्युमिनियम है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु है तो स्वर्ण है, याद रखिएगा। सोना है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालन पारा एवं सीसा से होता है। पारा एवं सीसा है ऊष्मा का न्यूनतम संचालक। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक है तो चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होने वाला खनिज है तो बॉक्साइट है एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होने वाला खनिज। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा चांदी में वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क हैं
तो एल्युमिनियम है वह धातु जिसको प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट अयस्क का प्रयोग होता है। एल्युमिनियम सीमेंट उर्वरक तथा फेरोमैंगनीज में से वह उद्योग जो बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है। तो एल्युमिनियम उद्योग करता है बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में। सही कथन है कि कैल्शियम कार्बोनेट दांत पेस्ट का एक अवयव होता है। कैल्शियम कार्बोनेट दांत पेस्ट का एक अवयव होता है। सूची 1 है दोस्तों और सूची 2 को सही सम्मिलित करना है। भंजन, भंजन दोस्तों पेट्रोलियम है। प्रगलन ताम्र है। हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा है और वल्कनीकरण रबड़ है, याद रखिएगा। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम दोस्तों बॉक्साइट से बनता है। कॉपर तांबा क्यूप्राइट से, पारामरकरी सिनेबार से और जिंक जस्ता कैलामाइन से बनता है। आयरन लोहा हेमेटाइट से बनता है। हीरा कार्बन का होता है दोस्तों और संगमरमर कैल्शियम का, बालू रेत सिलिकॉन का, माणिक्य रूबी दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है। एल्युमिनियम सोडियम मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का होता है तो सोडियम जल से हल्का होता है। इस्पात पारा तथा सोना का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो सोना है, फिर पारा है, फिर इस्पात है। बोरॉन लोहा सिलिकॉन और एल्युमिनियम में से सबसे उच्च गलनांक होता है। तो बोरॉन का सबसे उच्च गलनांक होता है। चलिए मिश्र धातुएं देखते हैं। मिश्र धातुएं से बनने वाले सारे क्वेश्चंस। स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबा में से मिश्र धातु नहीं है। तो तांबा मिश्र धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन दिया हुआ है जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है। कारण इसका यह दिया है कि यशद में उपचयन क्षमता है। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें विद्यमान होती हैं यशद, जस्ता की परत विद्यमान होती है। गैल्वनीकृत लोहे पर लेप होता है तो जस्ते का लेप होता है गैल्वनीकृत लोहे पर। जो लौह धातु के क्षय कारण में आवश्यक है तो ऑक्सीजन और नमी आवश्यक है लौह धातु के क्षय कारण में। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जे में काम में लिया जाता है। तो एल्युमिनियम को रेल के डिब्बे के पुर्जों के काम में लिया जाता है। पारद धातु मिश्रण है तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है, याद रखिएगा। पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जस्ता तांबा मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं बनाती है। तो लोहा अमलगम नहीं बनाती है। जस्ता तांबा, तांबा टिन, पारा जस्ता तथा सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में से अमलगम कहते हैं। तो पारा जस्ता को अमलगम कहते हैं। टांका एक मिश्र धातु है तो टिन तथा सीसे की मिश्र धातु है टांका। कांसा मिश्रित धातु है तो तांबा और टिन का है, याद रखिएगा। कांसा मिश्रित धातु है तो तांबा और टिन का है। जर्मन सिल्वर में निकेल होता है। सोल्डर में टिम का होता है और ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन का होता है और हाइपो सोडियम का होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है तो 0% होता है। तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता तथा निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता। तो एल्युमिनियम जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता। तांबे की मिश्र धातुओं को जोड़ा है, ठीक है। तांबे की मिश्र धातुओं का जोड़ा है तो पीतल और कांसा है, याद रखिएगा। पीतल और कांसा है। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम है तो कांसे में तांबे की मात्रा अधिकतम है। वह धातु जो पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है। तो तांबा इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है। पीतल मिश्र धातु है तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पॉइंट में दिए हुए हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। दूसरा है मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। तीसरा दिया है कि पारदीत सम्मिश्रण विवत पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। और चौथा पॉइंट यह है कि फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो उपर्युक्त कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? तो 1 व 3 सत्य कथन है। पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है और पारादीत सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण फीका पड़ जाता है पीतल का रंग हवा में। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः परत चढ़ाई जाती है। तो टिन की परत चढ़ाई जाती है। टिन की परत चढ़ाई जाती है पीतल के बर्तनों पर। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है तो वह है निकेल, याद रखिएगा। निकेल के संयोग से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। इस्पात स्लैग आधार सामग्री हो सकता है तो आधार सड़क के निर्माण में
कृषि मृदा के सुधार और सीमेंट के उत्पादन के लिए इस्पात स्लैग आधार सामग्री हो सकता है। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है और जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है तो क्रोमियम में होती है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली मिश्र महत्वपूर्ण धातु है तो क्रोमियम है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज और निकेल में से वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता तो सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है तो क्रोमियम है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। क्रोमियम, निकेल, तांबा, टिन तथा जिंक में से वह जो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है तो क्रोमियम और निकेल को मिलाया जाता है लोहे में स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। स्टील में होता है तो 0.1 से 2% कार्बन होता है स्टील में। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, याद रखिएगा, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन है कि साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं जिसको जंग कहते हैं। कारण यह दिया है कि जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। तो दोस्तों क्वेश्चन का कथन तो सही है परंतु इसका कारण गलत है। चलिए दोस्तों अधातुओं से क्वेश्चन देखते हैं। पहला है ए है कार्बन और उसके भिन्न रूप। कार्बन और उसके भिन्न रूप से क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है तो कार्बन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है तो सभी में कार्बन है, याद रखिएगा। केवलार, लेक्सान, ग्रेफीन तथा स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ है तो ग्रेफीन केवल कार्बन से बना हुआ है। ग्रेफीन होता है तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफीन, याद रखिएगा, ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन्स तथा फ्लोरीन्स में से कार्बन का अपरूप नहीं है तो ऑक्सो कार्बन्स फ्लोरीन्स से कार्बन का अपर रूप नहीं है। ऑक्सो कार्बन्स कार्बन का अपरूप नहीं है। पेंसिल का लेड है तो ग्रेफाइट है पेंसिल का लेड, याद रखिएगा, ग्रेफाइट है पेंसिल का लेड। क्यूप्राइट, ग्रेफाइट, हेमेटाइट तथा क्रायोलाइट में से स्नेहक ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ल्यूब्रिकेंट के रूप में। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस टीम में सम्मिलित थे तो रॉबर्ट एफ कर्ल सम्मिलित थे, सर हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोट्रोथ सम्मिलित थे और रिचर्ड ए स्माले सम्मिलित थे। बकमिंस्टर फुलरिन है तो कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है और जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बनी बहुफलीय संरचना से जुड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही सुमिरत है सूखी बर्फ। सूखी बर्फ बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सेविन कीटनाशक है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। टेफ्लॉन फ्लोरीन दोस्तों कार्बन का एक अपर रूप है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में से कार्बन नहीं है तो बालू में कार्बन नहीं है। लिग्नाइट, टिन, चांदी तथा लोहा में से कार्बन मिलता है तो लिग्नाइट में से कार्बन मिलता है। कोयले के बिटुमिनस कोयला लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रेसाइट प्रकारों में से वह जिसमें शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है तो एंथ्रेसाइट में होता है। ढलवा लौह, पिटवा लौह, स्टील तथा मिश्र धातु स्टील में से कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है तो ढलवा लौह में होती है। हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक तथा ग्रेफाइट में से रवा क्रिस्टल नहीं है तो गंधक क्रिस्टल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है। हीरा से। दूसरा दिया है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। तीसरा दिया है एक्वारेजिया अम्लराज से या चौथा दिया है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो दोस्तों कांच पर उत्कीर्ण किया खरोंचा जा सकता है तो हीरा से और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से खरोंचा जा सकता है। पहला और दूसरा सही है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट में होती है। 1 कैरेट बराबर होता है तो 200 मिलीग्राम होता है 1 कैरेट के बराबर। ग्रेफीन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि वह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। और दूसरा दिया है वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। और तीसरा दिया है वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। और चौथा दिया है उसका टच स्क्रीन, LCD और कार्बनिक LED चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उपयुक्त में से सही कथन है। तो केवल दोस्तों एक
2 और 4 सही है, याद रखिए 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील, ग्रेफीन में से सर्वाधिक मजबूत होता है, तो ग्रेफीन सर्वाधिक मजबूत होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं उपयोग योग नहीं रहता है। दूसरा दिया हुआ है हीरा, तांबा व लोहे से कठोर है। तीसरा दिया हुआ है वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। चौथा दिया हुआ है नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। उपर्युक्त में से सत्य कथन है, तो दोस्तों पहला और दूसरा सही है। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। हीरा, तांबा व लोहा से कठोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट, फॉस्फेरस, ग्रेफाइट और सिलिकॉन ऑयल में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक है, तो ग्रेफाइट भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ कहते हैं, तो शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ। सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन तथा फास्फोरस अधातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है, तो सिलीनियम विद्युत का मंद चालक नहीं है। चलिए दोस्तों हाइड्रोजन और उसके यौगिक से बनने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा तांबे में से वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र होगा, तो XH4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है, तो 11.11% है, 11.11% है। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अणुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर उत्पन्न होती है, तो 580 किलोग्राम ऊष्मा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा तो पानी बनेगा हाइड्रोजन को जलाने से। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, तो हाइड्रोजन करता है। भारी जल एक प्रकार का है, तो शीतलक तथा मंदक है भारी जल एक प्रकार का शीतलक तथा मंदक है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला है तो D2O होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारी जल का रासायनिक फार्मूला D2O होता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो साधारण पानी और भारी पानी है। गुरु जल क्या है, तो ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन है गुरु जल। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। भारी पानी की खोज HC उरे ने की थी, याद रखिएगा। भारी पानी की खोज HC उरे ने की थी। भारी पानी अणुभार, भारी पानी का अणुभार होता है दोस्तों तो 20 होता है। भारी पानी का अणुभार 20 होता है। जल गैस है तो दोस्तों CO+H2 जल गैस है। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, तो दोस्तों पहला पॉइंट दिया है पीने के लिए, दूसरा साबुन से कपड़े धोने के लिए, तीसरा है बॉयलर्स में प्रयोग के लिए, चौथा है फसल की सिंचाई के लिए। तो इनमें से सत्य कथन है, तो दोस्तों इनमें से कोई सत्य कथन नहीं है, याद रखिएगा। चारों कथन गलत हैं। पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स। जल के लिए pH मान होता है तो लगभग 7 होता है जल के लिए pH मान। पानी की शुद्धतम रूप है, तो वर्षा का पानी पानी का शुद्धतम रूप है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, तो निर्लवीकरण के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। निर्लवीकरण के द्वारा किया जाता है। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो क्लोरीन पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, याद रखिएगा। समुद्री जल को शुद्ध करने में जल में बदला जा सकता है, तो उत्क्रम परासरण प्रक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उत्क्रम परासरण कहते हैं। फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है, तो स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है, तो हाइड्रोजन है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है, तो निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन अक्रिय गैसें हैं, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबल गैस कहलाती है, तो हीलियम नोबल गैस कहलाती है। ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रतिशत में वायुमंडल में सबसे कम है। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग है, तो 78 से 79% है, याद रखिएगा। N2O2
कार्बन तथा H2 में से गैसीय चक्र नहीं है, तो H2 गैसीय चक्र नहीं है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है, तो हीलियम को मिश्रित किया जाता है ऑक्सीजन के साथ। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार है तो अष्टफलीय है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु का आकार है अष्टफलीय है। कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया और आयोडीन में से जल में आसानी से घुलनशील है, तो अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील है। हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड प्रयुक्त होता है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑर्गन, लियोन, जीनॉन तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से वह जिसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, तो जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदीनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। और दूसरा दोस्तों दिया है बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। डी हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। तो दोस्तों ए, बी और सी तीनों कथन सही हैं, बाकी डी गलत है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है तो स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। वायुयान के टायरों में भरने में प्रयोग किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है वायुयान के टायरों में। मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं, तो नाइट्रोजन का प्रयोग करके करते हैं। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, तो नाइट्रोजन की कमी रहती है। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, तो नाइट्रोजन की कमी रहती है। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, तो नीला और हरा शैवाल संबंधित है। सामान्यतः गुब्बारे में भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है। भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन में से सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, तो आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। ग्लाइसिन, एलानिन तथा सेरीन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, तो ग्लाइसिन ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। हैलोजनों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ब्रोमीन होती है तो लाल द्रव्य होती है, ब्रोमीन याद रखिएगा, ब्रोमीन लाल द्रव्य होती है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो ब्रोमीन का उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से वह तत्व जो द्रव्य के रूप में पाया जाता है, तो ब्रोमीन द्रव्य के रूप में पाया जाता है। ट्यूबलाइट में से निम्न दाब पर भरी जाती है, तो नियॉन, आर्गन और पारद वाष्प भरी जाती है। ट्यूबलाइट में भरी होती है तो कम दाब पर ऑर्गन गैस और कम दाब पर पारे की वाष्प भरी होती है ट्यूबलाइट में। चलिए दोस्तों, अम्ल, क्षार तथा लवण से बनने वाले सारे क्वेश्चंस देखते हैं। एंटासिड होते हैं तो भस्म होते हैं एंटासिड। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया बनाया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है पीएच। एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी, याद रखिएगा। उदासीन विलयन तथा अशुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो 7 होता है। अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का पीएच है तो 7 से अधिक है। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है, तो H2SO4 मूल रासायनिक माना जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। आयोडीकृत लवण में रहता है तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। आयोडीकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड रहता है। AlCl3, BF3, NH3 तथा FeCl3 में से लुई अम्ल नहीं है, तो NH3 लुई अम्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों को कथन दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। कारण इसका यह है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है, तो अम्लीय प्रकृति का है, याद रखिएगा। चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो CO2 के कारण दूधिया हो जाता है चूने का पानी। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। नमक के अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। केरोसिन, कांच, मिट्टी और सीमेंट में से ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है। नीला थोथा ब्लू विट्रॉल रासायनिक रूप है, तो कॉपर सल्फेट का है, याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट का है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है, तो कॉपर सल्फेट है। एक अज्ञात गैस में
एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस है तो अमोनिया है यह अज्ञात गैस। वॉशिंग सोडा सोडा को सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं। कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को। नीला थोथा दोस्तों कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। हाइपो को दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट को बोलते हैं। एपसम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को बोलते हैं। बेकिंग सोडा दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। खाने का सोडा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट है खाने का सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो NaHCO3 है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। याद रखिएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। बेकिंग सोडा है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेकिंग सोडा। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है तो Na2CO3 है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला दिया हुआ है निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। दूसरा दिया है कि अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। तीसरा दिया है विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन लेकवर्थ संयंत्र में होता है। उपर्युक्त कथनों में से सही है तो दोस्तों दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। खाने का नमक NaCl बनता है तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों NaCl ए दिया है NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है। बी दिया हुआ है सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। तीसरा दिया हुआ है दोस्तों सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं। चौथा दिया हुआ है बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। तो उपयुक्त में से सत्य कथन कौन सा है तो A, B और C तीनों सही हैं। विरंजक चूर्ण के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। A दिया हुआ है जल में अधिक विलीय होता है। B दिया हुआ है हल्के पीले रंग का चूर्ण है। C है ऑक्सीकारक है और D है तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो इनमें से सत्य कथन है तो B, C और D कथन सही है। ब्लीचिंग पाउडर में होता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं जिसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। याद रखिएगा फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। क्रोम रेड सोडियम थायोसल्फेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा कैलोमेल पदार्थों में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण हेतु प्रयोग होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है तो थायोसल्फेट का है। याद रखिएगा सही सुमेलित है तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग होता है, लिथियम बाइकार्बोनेट गाठिया का उपचार के लिए और दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल के लिए होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है तो सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं। दूसरा दिया है ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। तो दोस्तों इनमें से सत्य कथन केवल एक ही है, आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं। अल्कोहल पानी शहद तथा गैसोलीन में सबसे अधिक श्यान है। तो दोस्तों शहद सबसे अधिक श्यान है। याद रखिएगा शहद सबसे अधिक श्यान है। चलिए दोस्तों कार्बनिक रसायन से बनने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से चलिए क्वेश्चन्स देखते हैं। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम है तो मीथेन है, फिर हाइड्रोजन साइनाइड है, नाइट्राइल है, फिर अमीनो एसिड है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है तो कार्बन है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कार्बन है। पहला दिया हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोडियम, दूसरा दिया हुआ है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तीसरा दिया हुआ है ऑक्सीजन कैल्शियम फॉस्फोरस, चौथा दिया हुआ है कार्बन हाइड्रोजन और पोटेशियम। उपर्युक्त तत्व समूह में से वह जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था तो कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन था। नेक्स्ट है दोस्तों हाइड्रोकार्बनों के अनुसार अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम है तो मीथेन है, फिर ईथेन है, प्रोपेन है और फिर बुटेन है।
एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है तो एल्कीन कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है तो रासायनिक युद्ध में किया जाता है। विस्ताक्त मस्टर्ड गैस होती हैं तो द्रव रूप में होती हैं विस्ताक्त मस्टर्ड गैस। ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन तथा रेडॉन में से वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है तो ब्यूटेन प्रयुक्त होती है सिगरेट लाइटर में। भोपाल गैस त्रासदी में हुई थी तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है तो मीथेन अपघटन से प्राप्त होती है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है तो धान का क्षेत्र है, धान का खेत है। सुमेलित है तो सूची 1 सूची 2 है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार के लिए होता है। डीडीटी कीटनाशक में होता है और निकोटीन तंबाकू में होता है। फल पकाने में सहायता करता है तो इथेफॉन करता है। याद रखिएगा, फल पकाने में सहायता इथेफॉन करता है। फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है तो कैल्शियम कार्बाइड लाया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है तो एसिटिलीन उत्पन्न करता है। फलों को पकने में बढ़ावा देता है तो एथिलीन बढ़ावा देता है फलों के पकने में। वह गैस मिश्रण जो गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है वेल्डन उद्योग में उसका उपयोग होता है। दूसरा दिया हुआ है यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। तीसरा यह दिया है कि सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है। तो इन कथनों में से 1 और 2 सही हैं। याद रखिएगा, पहला और दूसरा सही है। सुमेलित हैं तो फ्लोरीन्स कार्बन परिवार का अपर रूप है फ्लोरीन्स। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। कीरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। ब्लैक गोल्ड, फ्लोरीन, ग्रेफीन तथा केवलार का उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है। तो पहला केवलार है 1964 में, फिर फ्लोरीन है 1985 में, फिर ग्रेफीन है 2004 में, फिर ब्लैक गोल्ड है 2019 में। पायरीन का प्रयोग अग्निशामक के रूप में होता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में होता है और फ्रेऑन प्रतिशीतक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों CO समूह का आबंध क्रम है, बॉन्ड ऑर्डर है तो 3 है। CO समूह का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। बेंजीन के लिए सत्य है, इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई होते हैं बेंजीन में। चलिए अभी एल्कोहल से बनने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। एथिल अल्कोहल को पीने के योग्य बनाया जाता है तो मेथेनॉल एवं पीरीडीन को मिलाकर एथिल अल्कोहल को पीने के योग्य बनाया जाता है। उन शराब त्रासदियों में से जिनके परिणाम स्वरूप अंधता होती है हानिकारक पदार्थ हैं तो मीथिल अल्कोहल हैं। याद रखिएगा। वुड स्पिरिट भी कहा जाता है तो वुड स्पिरिट मीथिल अल्कोहल को कहा जाता है, मिथेनॉल को कहा जाता है वुड स्पिरिट। शक्कर के किण्वन से बनता है तो इथाइल बनता है, अल्कोहल बनता है। याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल बनता है शक्कर के किण्वन से। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जिस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है वह है तो जाइमेज है। याद रखिएगा, जाइमेज एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है तो अल्कोहल के उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है शीरा। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को कहते हैं तो बियर कहते हैं। याद रखिएगा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर में होता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर में। चलिए बहुलक से क्वेश्चंस देखते हैं। एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन, हेक्सेन, ब्यूटाडाइन, विनाइल एसीटेट, प्रोपीन तथा स्टाइरीन में से वह जिसका प्राकृतिक रबर बहुलक है तो आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबर बहुलक है। उन रेशम, चमड़ा तथा नाइलॉन में जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो नाइलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। रेयॉन, लिनन, जूट तथा नाइलॉन में से वह जो गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है तो नाइलॉन गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है। बैकेलाइट, रेशम, केवलार तथा लेक्सॉन में से वह जो प्राकृतिक बहुलक है तो रेशम प्राकृतिक बहुलक है। टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टीरीन एवं पॉलीथीन में से वह बहुलक जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है तो नियोप्रीन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। घी, स्टार्च, प्रोटीन एवं रुई में बहुलक नहीं है तो घी बहुलक नहीं है। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है पॉलीथीन के संश्लेषण में। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है तो पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है प्लास्टिक से। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है तो पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला बहुलक है तो पॉलीएमाइड है। याद रखिएगा, पॉलीएमाइड है। पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरेथेन, पॉलीस्टीराइन तथा पॉलीएमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है।
बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है, तो केवलार प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा तथा लैमिनेटेड कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो लैमिनेटेड कांच का प्रयोग किया जाता है। केवलार गिलिप्टाल केवलार गिलिप्टलार तथा लेक्सान में से वे बहुलक जिनका उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो केवलार तथा लेक्सान का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया हुआ है पहला पॉइंट, टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक हैं। दूसरा दिया है नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। तीसरा दिया है पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। चौथा दिया है प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। उपयुक्त में से सत्य कथन है, तो 1, 2 और 3 तीनों सत्य कथन हैं, बाकी चौथा गलत है। न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन है तो टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है, याद रखिएगा टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है, याद रखिएगा टेफ्लॉन का सामान्य नाम पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है। टेफ्लॉन बहुलक है तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है टेफ्लॉन। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए। नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलेक्टम तथा पॉलीस्टरीन में से पॉलीमर नहीं है, तो कैप्रोलेक्टम पॉलीमर नहीं है। फाइब्रोइन, लेक्सान, नियोप्रीन और टेफ्लॉन में से कृत्रिम पदार्थ नहीं है, तो फाइब्रोन कृत्रिम पदार्थ नहीं है। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, तो बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है। बेकेलाइट बनता है तो फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। बेकेलाइट बनता है तो फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन तथा पीवीसी में से वह बहुलक जिसे जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, तो पीवीसी को निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। चलिए कार्बनिक अम्ल से क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया हुआ है क्वेश्चन का दोस्तों कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। कारण इसका यह दिया है कि फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है, तो लैक्टिक एसिड का संचय है, याद रखिएगा लैक्टिक एसिड का संचय है मांसपेशियों में थकान अनुभव का होने का कारण। नींबू खट्टा होता है तो साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मिलित करते हैं दोस्तों। लैक्टिक अम्ल है तो लैक्टिक अम्ल दूध से प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल सिरका से, साइट्रिक अम्ल नींबू में और ब्यूटारिक अम्ल दोस्तों दुर्गंध युक्त मक्खन में, एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में और माल्टोज दोस्तों माल्ट में, लैक्टिक अम्ल दही में और फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में मिलता है। सही सम्मिलित कीजिए तो अचार में दोस्तों एसिटिक अम्ल होता है, खट्टा दूध में दोस्तों लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल होता है और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है तो टार्टेरिक अम्ल है, याद रखिएगा। अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है तो टार्टेरिक अम्ल विद्यमान रहता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं तो टार्टरिक अम्ल को प्रयोग करते हैं बेकिंग पाउडर के निर्माण में। सिरका एक जलीय घोल है तो एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है सिरका। सिरके का रासायनिक नाम है तो एसिटिक अम्ल है सिरके का रासायनिक नाम। चलिए सत्य कथन यह है कि गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है और सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है और सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए दोस्तों विस्फोटक पदार्थ से बनने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस युग्मों में से वह मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है, तो मीथेन एवं वायु है खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण। खानों में अधिकतम विस्फोट होते हैं तो मीथेन के साथ वायु के मिलने से होते हैं। ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रमीन, पोटेशियम क्लोरेट तथा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म में से विस्फोटक नहीं है तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। TNG, TNP, TNA तथा TNT में से वह विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है तो TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का नाम नोबेल तेल है। RDX आविष्कृत हुआ है तो दोस्तों हैनिंग द्वारा आविष्कृत हुआ है। RDX याद रखिएगा, हैनिंग के द्वारा आविष्कार हुआ है RDX का। सत्य कथन है कि RDX एक विस्फोटक है, याद रखिएगा। RDX का अन्य नाम है तो साइक्लोनाइट है, याद रखिएगा साइक्लोनाइट है RDX का अन्य नाम। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, म्यूक्रिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में से वह जिसे विस्फोटक की तरह से उपयोग किया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता है तो एमेटॉल में नहीं पाया जाता है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है तो ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट है, याद रखिएगा ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट है डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन। नेक्स्ट है दोस्तों
ग्लिसरॉल, मिथेनॉल, यूरिया तथा ऑक्जेलिक एसिड में से विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। तो ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है विस्फोटक के उत्पादन में। चलिए ईंधन से क्वेश्चन देखते हैं। कोल गैस, टार, कोक तथा पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है। तो पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है। तो प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है। एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है। तो प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक भाग है तो मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है, पॉइंट में दिया है दोस्तों। पहला पॉइंट है कोयले की राख, कोल ऐश में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। दूसरा दिया है कि कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तीसरा यह दिया है कि भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है? तो तीनों सही कथन है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का चारकोल, प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन मान होता है। तो हाइड्रोजन का अधिकतम ईंधन मान होता है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है तो पेट्रोल की है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप पेट्रोल की है। सीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है तो डीजल के लिए प्रयुक्त होती है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है तो डीजल की वाष्प और वायु है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है तो मीथेन होती है। बायोगैस संयंत्र में से निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है तो मीथेन ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। बायोगैस में मुख्यतः होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है बायोगैस में। गोबर गैस बायोगैस में मुख्य तत्व होता है तो मीथेन होता है। एक बायोगैस संयंत्र में होती है तो किण्वन प्रक्रिया होती है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया है तो डॉक्टर SV देसाई ने आविष्कार किया है गोबर गैस का। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य अवयव हैं तो ईथेन है, प्रोपेन है और फिर ब्यूटेन है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक है तो ब्यूटेन है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त इंडेन गैस LPG का एक मिश्रण है तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। सही सुमेलन है तो CNG में मीथेन और ईथेन होता है। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कथन दिया हुआ है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। कारण इसका यह दिया है कि मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है जहाँ वह पाइप लाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो दोस्तों कथन गलत है क्वेश्चन का, परंतु कारण सही है। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है तो तरल रूप में की जाती है। CNG है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्यतः उपस्थित है तो CH4 मीथेन उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पॉइंट दिया हुआ है पहला कि द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत, ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। दूसरा यह है कि भारत में प्रथम LNG टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ है। और तीसरा यह है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस से प्राकृतिक गैस द्रव्य को पृथक्करण किया जाता है और इनमें ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित हैं। उपर्युक्त कथनों में से सत्य कौन सा है? तो केवल एक सही है, याद रखिएगा, केवल एक सही है। गैसोहॉल है तो एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल है गैसोहॉल एक मिश्रण है तो गैसोलीन और इथेनॉल का मिश्रण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। दूसरा है गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है। तीसरा है भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। चौथा है गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। तो इन कथनों में से 1, 3 और 4 सही हैं। पहला, तीसरा और चौथा सही है, बाकी दूसरा गलत है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो टेट्रा एथिल लेड लाया जाता है। टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में प्रयोग किया जाता है तो एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है। उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। पहला दिया है रेडियल टायर, दूसरा है सुप्रवाही ढांचा, तीसरा है बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप और चौथा है उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित। तो इनमें से वह विशिष्टताएं जो मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती हैं तो पहला, तीसरा और चौथा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती हैं यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। भारत में पाया जाने वाला वह पदार्थ है तो हाइड्राइड है वह पदार्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शैवाल आधारित जैव ईंधनों के उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों में की संभावित सीमाएं हैं। तो पहला दिया हुआ है, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्र में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। दूसरा है, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। तीसरा दिया हुआ है, आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकी एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो निम्न में से कथन कौन सा सही है? तो दोस्तों केवल दूसरा और तीसरा सही है, बाकी पहला गलत है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल अब इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले आपके एग्ज़ाम में दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि आदि से क्वेश्चंस देख लेते हैं। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल तथा सोडियम क्लोराइड में से खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है, तो बेंजोइक अम्ल होता है। सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट तथा ब्लीचिंग पाउडर में से वह जो शाकनाशक का उदाहरण है, तो सोडियम क्लोरेट शाकनाशक का उदाहरण है। आलू के चिप्स प्लास्टिक थैलों में संकुलित किए जाते हैं, तो नाइट्रोजन वातावरण में किए जाते हैं। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नियॉन, ऑक्सीजन तथा फ्रेयॉन में से वह सामान्य प्रशीतक जिसको घरेलू परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेयॉन का प्रयोग किया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है तो एनिमल चारकोल है। शहद का मुख्य घटक है तो फ्रक्टोज है, याद रखिएगा, फल शर्करा। फ्रक्टोज ग्लूकोज, माल्टोज एवं सुक्रोज में से सबसे मीठी चीनी है, तो फ्रक्टोज है सबसे मीठी चीनी। कथन दिया हुआ है दोस्तों, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा इन्वर्ट शुगर अधिक मधुर है। कारण इसका यह है कि प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही है दोस्तों, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बाजार में बिकने वाला एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्ल से बना होता है और अन्य अमीनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का आधार है तो एस्पार्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है। अतः थोड़े से एस्पार्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। एस्पिरिन मिलती है दोस्तों, तो एक पेड़ से मिलती है एस्पिरिन है तो दोस्तों एंटीपायरेटिक एवं एनाल्जेसिक है, याद रखिएगा, एनाल्जेसिक है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक एवं एनाल्जेसिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड प्रयुक्त होता है शांतिकारक औषधि के रूप में। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। दूध उदाहरण है तो एक इमल्सन, पायस का उदाहरण है दूध। खून, आइसक्रीम और शहद में से कोलाइड नहीं है, तो शहद कोलाइड नहीं है। दूध को एक रूप होमोजिनाइज किया जाता है, तो इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर किया जाता है। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। वह अम्ल जो दूध से दही बनाने के दौरान बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है। प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में जिस जीव की आवश्यकता होती है थी वह है तो जीवाणु है, याद रखिएगा। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल प्रमुख घटक है, तो यूजेनॉल है, याद रखिएगा, यूजेनॉल पाया जाता है लौंग में। आम, पपीता, अमरूद और कैथे में से जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है, तो अमरूद है जेली बनाने के लिए। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि बिना कृत्रिम खाद्यों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं कार्बनिक खाद्य। चलिए अपमार्जक से क्वेश्चंस देखते हैं। वे तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन आदि उत्सर्जित होते हैं मानव के पसीने के। वनस्पति तेल, मोबिल तेल, किरोसिन तेल तथा कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो वनस्पति तेल का प्रयोग होता है। साबुन ग्रीस को हटाता है, तो पायसीकरण द्वारा हटाता है साबुन ग्रीस को। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिम्सपेट, सल्फोनेट में से कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, तो सल्फोनेट है, याद रखिएगा। अपमार्जक डिटर्जेंट है, तो शोधन अभिकर्ता हैं। चलिए कथन दिया हुआ है क्वेश्चन का दोस्तों, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। कारण है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों कथन सही है, परंतु कारण क्वेश्चन का गलत है। कथन दिया हुआ है क्वेश्चन का दोस्तों की कथन यह दिया हुआ है क्वेश्चन का कि कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना दे सकते हैं। कारण यह है कि कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि पहला है कि चूर्ण शुष्क रहे और दूसरा है कि चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। तो उपयुक्त में से सत्य कथन है, तो दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए उर्वरक से क्वेश्चन देखते हैं। पहला दिया हुआ है क्वेश्चन का कथन है कि पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। कारण इसका यह है कि 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। गेहूं की खेती के लिए उपयोग करेंगे तो नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करेंगे। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस में से वह तत्व जो उर्वरक उपलब्ध नहीं कराते हैं वह है तो हाइड्रोजन है। चलिए पादप पोषक तत्व देख लेते हैं और फिर उसके कार्य देख लेते हैं। नाइट्रोजन का प्रयोग कार्य होता है वृद्धि और विकास के लिए, फास्फोरस का होता है जड़ के विकास के लिए, पोटेशियम का प्रयोग होता है दोस्तों स्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने को नियंत्रण करने के लिए। बोरॉन का कार्य होता है रोग प्रतिरोधकता के लिए। यूरिया, अमोनिया सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में से वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, तो अमोनियम सल्फेट सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। यूरिया है तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है तो लगभग 47% होता है, 46.7%। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं तो CHNO है। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है तो एमाइड के रूप में पाया जाता है यूरिया में नाइट्रोजन। अमोनियम सल्फेट, यूरिया डाई अमोनियम फास्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड में वह उर्वरक जो 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है, तो यूरिया 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। अमोनिया जो यूरिया बनाने के काम में आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। तीसरा दिया हुआ है, सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधक कारखानों का उपोत्पाद है। तो दोस्तों उपयुक्त में से सही कथन है, तो केवल दूसरा और तीसरा सही है जबकि पहला गलत है। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा होगी तो 2.2 किलोग्राम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के प्रभाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रचुरोद्भन को हो सकता है। दूसरा दिया हुआ है, मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। और तीसरा दिया हुआ है दोस्तों कि भौम जल ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निक्षालन लीचिंग हो सकता है। तो सत्य कथन है दोस्तों उपयुक्त में से, तो दूसरा और तीसरा सही है जबकि पहला गलत है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया का उपयोग किया जाता है यूरिया के उत्पादन में। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। DAP में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है तो 18% नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस पाई जाती है। यूरिया कैम अमोनियम सल्फेट और NPK में से मिश्रित उर्वरक है तो NPK मिश्रित उर्वरक है। यूरिया सोडियम सल्फेट सुपर फॉस्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट में से रासायनिक उर्वरक नहीं है तो सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त एवं प्रचलित उर्वरक है तो यूरिया है। ह्यूमस उदाहरण है दोस्तों तो जैविक कोलाइड का उदाहरण है। आलू, गन्ना, सनई और चना में से हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है तो सनई हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। सही सुमेलित है तो पहला दिया हुआ है, नील हरित शैवाल धान के लिए खेती में उपयोग होता है। राइजोबियम लिग्यूमिनिसेरम मटर के खेत में उपयोग होता है। एजाइटोबैक्टर दोस्तों गेहूं के खेत में उपयोग होता है। चलिए विविध से क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने के लिए दिया गया था। कथन दोस्तों दिया हुआ है, ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देता है। कारण है कि ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है तो एलिथेरिन है, याद रखिएगा एलिथेरिन है। फायर अलार्म में उपयोग किया जाता है तो फोटोसेल का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड में से अग्निशमक में काम आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से पैदा होती है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है तो एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। पाइरेथ्रम रोटिनॉन
तथा एफेड्रीन में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है तो पाइरेथ्रम का प्रयोग किया जाता है। मच्छर कॉइल के में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है तो एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। चूहे मारने की जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बनता है वह है तो पोटेशियम साइनाइड है। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फॉस्फेट तथा जिंक फॉस्फाइड में से चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है तो जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है चूहा विष के रूप में। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए, तो चूहों को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है रोडेंटिसाइड का। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है तो कीटनाशक, धूमक तथा चूहा नाशक के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट एवं ब्लीचिंग पाउडर में से शाकनाशक का उदाहरण है तो सोडियम क्लोरेट है। समस्थानिक कार्बन संबंध है तो फॉसिल जीवाश्म के आयु निर्धारण से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238, आर्गन आइसोटोप कार्बन 14 तथा स्ट्रॉन्शियम 90 में से अपनाया जाता है तो कार्बन 14 को अपनाया जाता है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है तो फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापी जा सकती है तो चट्टानों की उम्र मापी जा सकती है रेडियोधर्मी डेटिंग की प्रक्रिया से। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है तो यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है तो 1000 किलोग्राम CO2 के समतुल्य है। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच क्रुक्स कांचों में से वह जो पैराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है तो क्रुक्स कांच पैराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। BRIT भारत सरकार कार्यरत है तो समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ कार्यरत है BRIT। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड तथा जिंक क्लोराइड में वह जो यशद पुष्प फिलोसफर्स वुड कहलाता है तो जिंक ऑक्साइड कहलाता है। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है तो अमोनिया है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का कारण है तो अमीनो यौगिक है, ट्राइमेथेलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, उन्होंने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की विविध विविक्षाएँ हैं। तो पहला है कि यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देता है। दूसरा है यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। तीसरा है दोस्तों यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। तो दोस्तों केवल दूसरा और तीसरा सही है, बाकी पहला गलत है। वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नीला थोथा कवकनाशी होता है। इयोसिन दोस्तों लाल स्याही कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है। जिंक फॉस्फाइड कृंतकनाशी होता है, रोडेंट नाशी होता है। हॉर्न सिल्वर दोस्तों सिल्वर क्लोराइड होता है। फिलासफर ऊन जिंक ऑक्साइड होता है। चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति तथा मंगल में से मीथेन जिस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है वह है तो मंगल और बृहस्पति में उपस्थित है। सही सुमेलित करिए। तो पहला है लोहा में दोस्तों हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सीसा में संचयन बैटरी के लिए उपयोग किया जाता है। चांदी दोस्तों फोटोग्राफी के लिए उपयोग होता है। तांबा का प्रयोग तड़ित चालक के रूप में होता है। मॉर्फिन एनाल्जेसिक है दोस्तों। सोडियम केरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक के रूप में होता है प्रयोग। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। भविष्य की धातु कहा जाता है तो टाइटेनियम को कहा जाता है भविष्य की धातु। मैग्नीशियम आतिशबाजी में प्रयोग होता है। यूरेनियम दोस्तों परमाणु बम में प्रयोग होता है। टंगस्टन दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रयोग होता है। जिंक का दोस्तों गैल्वेनिकरण में प्रयोग होता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है सिंदूर, याद रखिएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड है सिंदूर। पेट्रोल, बेंजीन तथा एल्कोहल में से शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है तो तीनों का प्रयोग किया जाता है। लाल स्याही बनाई जाती है तो इयोसिन से बनाई जाती है। लाल स्याही याद रखिएगा इयोसिन से बनाई जाती है। नीला, लाल, हरा तथा काला में से रंग जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है तो लाल सोडियम क्रोमेट के द्वारा आपूर्त होता है। एसीटोन दोस्तों नाखून पॉलिश अपसारक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड दोस्तों अग्निशामक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोस्तों घावों की मरहम पट्टी में उपयोग होता है। द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में उपयोग होता है। केवलार दोस्तों संश्लेषित रेशा है। टेक्सॉल दोस्तों कैंसर रोधी दवा के रूप में उपयोग होता है। जिंक फॉस्फाइड दोस्तों रोडेंटनाशी के रूप में प्रयोग होता है। नाइट्रोसेलुलोज दोस्तों विस्फोटक के रूप में प्रयोग होता है। पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग माचिस में होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग शुष्क सेल में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों संचायक सेल में। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम में होता है। ग्रेफाइट, फास्फोरस, सिलिकॉन और सोडियम में से माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है तो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त होता है तो श्वेत फास्फोरस स्वतः दीप्त होता है। कार्बन नैनो ट्यूबनस CNTS बनाई जाती है तो सोमियो आइजीमा ने बनाई थी। भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण
सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवड़ जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवड़ीकरण संयंत्र प्रारंभ किया था। तो करवत्ती में प्रारंभ किया था हुआ था। भारत में जल विलवड़ीकरण संयंत्र स्थित है तो लक्षद्वीप और चेन्नई में स्थित है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है तो कैल्शियम सल्फेट कार्य करता है। इडेफिक क्लाइमेटिक, बायोटिक तथा टोपोग्राफी में से मृदा से संबंधित है तो इडेफिक मृदा से संबंधित है। पौधों की वृद्धि से संबंध पोटेशियम, जिंक है। फॉस्फोर और क्लोरीन में से मैक्रोन्यूट्रिएंट है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट पोटेशियम है, याद रखिएगा। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है तो क्रोयोजेनिक कहलाती है। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे बने होते हैं तो टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से बने होते हैं। क्वेश्चन दोस्तों पॉइंट दिया हुआ है, विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। दूसरा है कि जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तीसरा दिया है, ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। तो दोस्तों उपयुक्त में से सत्य कथन है तो चारों सही हैं, याद रखिएगा चारों सही हैं। शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अपघटयों इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। कथन दोस्तों दिया हुआ है कि एक शुष्क सेल अवशोषित नहीं की जा सकती है और कारण इसका यह है कि शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। तो दोस्तों कथन तो सही है परंतु इस क्वेश्चन का कारण गलत दिया हुआ है। एक सूखी सेल में पाई जाती है तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है सूखी सेल में। सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पोटेशियम नाइट्रेट विद्युत अपघटयों के विलयन में से कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अम्ल जिसका उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च लाइट, विद्युत क्षुरक, शेवर आदि संसाधनों में समानता प्रयुक्त आवश्यक बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है तो निकेल और कैडमियम का प्रयोग होता है। फ्रेऑन एक प्रशीतक है दोस्तों। टेट्राइथिल लेड दोस्तों एंटी नॉक एजेंट है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड दोस्तों कीटनाशी के रूप में होता है प्रयोग। कार्बन टेट्राक्लोराइड दोस्तों अग्निशामक के रूप में होता है प्रयोग। एस्पोर्टेन दोस्तों कृत्रिम मधुरक है। नियोप्रीन दोस्तों संश्लेषित रबर है। बेनाड्रिल दोस्तों प्रतिहिस्टामीन है, याद रखिएगा प्रतिहिस्टामीन है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद के रूप में होता है। पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में होता है। मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का उपयोग बेकरी में किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में होता है। फ्लोराइड प्रदूषण दांत में होता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी में हुई थी। ओजोन रिक्तता से चर्म कैंसर होता है। क्वेश्चन दोस्तों कथन दिया हुआ है, फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। कारण इसका यह दिया है कि फेनिल एक फिनॉल उत्प्युत्तन है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य है कि अपचायक के रूप में क्रिया करना। दूसरा है कि लौह अयस्क से संयुक्त सिलिका को दूर करना। तीसरा है कि ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना। चौथा है कि उपचायक के रूप में प्रयोग करना। तो पहला और तीसरा दोस्तों सही है, बाकी दूसरा और चौथा गलत है। सही सुमेलित है। तो दिवस दिया हुआ है दोस्तों और सूची 2 में तिथि दी हुई है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाई जाती है। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस दोस्तों 19 अगस्त को मनाई जाती है। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस दोस्तों 29 अगस्त को मनाई जाती है। नागासाकी दिवस दोस्तों 9 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को नामोद्दिष्ट किया है तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में किया है। अल्मा अटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए है। हेग समझौता अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित है। तलानुआ संवाद दोस्तों वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अंडर टू गठबंधन नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को लक्ष्य के लिए संबंधित है। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 से 3 दिसंबर को हुई थी। 1984 की रात को हुई थी। बिस्फेनॉल ABPA खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है बिस्फेनॉल। चीन, यूके, स्विट्जरलैंड और ब्राज़ील में से वह देश जिसने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है। तो ब्राज़ील ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है। फॉस्जीन हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा मीथेन में से वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है तो हाइड्रोजन सल्फाइड तथा हाइड्रोजन साइनाइड है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड उत्पन्न होती है।
HCl, HNO3, H2SO4 तथा H2CO3 में से वह जिस अम्ल की मात्रा वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा वर्षा में सबसे अधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग प्रति अपेक्षित योगदान है। तो पहले CO2 है, फिर CH4 है, फिर N2O है दोस्तों, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होते हैं आपके समसामयिक घटना चक्र के GS पॉइंटर से रासायनिक विज्ञान के सारे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।